हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान के 9वें अध्याय के दूसरे पाठ को। हमने पहले पाठ में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ है, एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है। इसका उत्तर भी हम जानेंगे। यहाँ है, भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो जब भ्रूण में आँखें, कान, सिर इत्यादि विकसित हो जाता है और जिसमें हम इन सभी भागों को पहचान पाते हैं, तब उस अवस्था को हम गर्भ कहते हैं। और जब गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यहाँ पर कुछ है, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज में भ्रूण का विकास। ए नंबर में यहाँ पर यह गर्भाशय है, यहाँ पर रोपित भ्रूण है, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, यहाँ पर युग्मनज है। बी में है कोशिकाओं का पिंड, यहाँ पर है बी, ये कोशिकाओं का पिंड है। सी नंबर में है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, विकसित होता हुआ भ्रूण यह है, गर्भाशय भित्ति यह है, यहीं पर गर्भ का विकास होता है। फिर आगे है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। तो 21 दिन का समय लगता है, अर्थात 3 सप्ताह का। मुर्गी उसमें बैठती है, उसे अंडों को गर्म करती है और उसके फलस्वरूप 21 दिन के पश्चात अंडे फूट जाते हैं, जिसे यहाँ पर प्रस्फुटन लिखा गया है, और चूजे बाहर आ जाते हैं। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है, मतलब अंडे के आवरण के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। इसे फिर से पढ़ते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, अर्थात सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। यहाँ पर है, जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देगा उसे जरायुज कहेंगे, और जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ मुर्गी तथा कौवे अथवा किन्हीं अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं।
अब क्या आप जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, अंडा से लार्वा तथा इल्ली, प्यूपा, फिर वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। पहला अंडा, फिर है टैडपोल, लार्वा, यह दूसरे नंबर में है, और तीसरे नंबर में है वयस्क। मतलब अंडे से टैडपोल, टैडपोल से वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किस दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट में बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली के बाद में क्या होता है? यहाँ पर है मेंढक का जीवन चक्र। सबसे पहले अंडे, अंडे से आरंभी टैडपोल, फिर बाद का टैडपोल जिसमें पैर होता है और पूंछ होता है। आरंभी टैडपोल में सिर्फ पूंछ होता है, फिर बाद का टैडपोल में पैर आ जाता है। उसके बाद इसके पूंछ हट जाते हैं और पैर विकसित हो जाते हैं, जिससे ये वयस्क के रूप में दिखाई देने लगते हैं। यहाँ आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो कायांतरण क्या है? तो विशेष परिवर्तन के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना ही कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? तो हमने अभी तक जो पढ़ा उन जंतुओं में हम उनके जनन प्रक्रम के बारे में हम परिचित हैं, परंतु अब हम छोटे जंतुओं जैसे कि हाइड्रा और सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा के जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9.3 हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए। यहाँ पर है हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन होता है। यहाँ पर छोटा सा मुकुल निकलता है, यह धीरे धीरे विकसित होता है और एक पूर्ण रूप से हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। यह जो छोटे छोटे उभार दिख रहे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? मुकुल। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका मतलब कि जिस जनन में एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा किस प्रकार जनन करता है? मुकुलन विधि से। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। जी हाँ, अमीबा एक कोशिक है। यहाँ पर एकल कोशिका है। यह विभाजित, इसके जो केंद्रक है दो भाग में बट रहा है। यहाँ पूर्ण रूप से 2 भाग में बढ़ जाता है इसका केंद्रक, और ये 2 अमीबा बन जाते हैं। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इस प्रकार से यहाँ पर विभाजित हो रहा है 2 केंद्रक में। फिर है इसके बाद कोशिका में भी 2 भागों में बट जाती है। कोशिका भी 2 भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है।
चित्र 9.12 सी। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए हम इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं, जिसमें नए मुकुल से नए जीव उत्पन्न होते हैं, उस जनन को हम मुकुलन कहते हैं। और यहाँ पर है द्विखंडन। तो ऐसा जनन और ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर, मतलब 2 टुकड़े होकर संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन का मतलब 2 टुकड़े हो जाना, खंडित हो जाना। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति